नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। सोमवार से शनिवार रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज कहानी सुना रहे हैं एक पुलिस पदाधिकारी की और अपराध के उद्भेदन के तौर तरीकों की। अभ्यानंद का नाम आपने सुना होगा। बिहार के बहुत ही काबिल डीजीपी रहे, देश भर में नाम है और डीजीपी के अलावा एक बहुत ही बड़े शिक्षक हैं। रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों को पढ़ाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं, बड़ा शहर, जहां उनके स्टूडेंट आपको ना मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है सुपर 30 की शुरुआत अभ्यानंद और आनंद कुमार ने मिलकर की थी। आज भी अभ्यानंद अपने नाम से अभ्यानंद सुपर 30 चलाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए, अभ्यानंद ने एक किताब लिखी, अनबाउंडेड। यह आपको बता दें कि अभ्यानंद 1977 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हुए और बिहार के 48 में 48 डीजीपी बने। इनके पिता भी बिहार के डीजीपी रह चुके थे, 28 में डीजीपी। कह सकते हैं उनके नक्शे कदम पर चले। तो अभ्यानंद की जो किताब आई है अनबाउंडेड, मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा था। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि पुलिस के सामने चुनौतियां कैसी होती हैं और फिर निस्तारण कैसे होता है। देखिए, घर धुकबा एसपी की कहानियां तो हम आपको बताते ही रहते हैं, कभी खबरों के पीछे में, कभी लाइव सीरीज में। तो अनबाउंडेड में अभ्यानंद ने एक कहानी बताई है और ये कहानी है जेल के भीतर 7 लाशों को भेज देने की। आपको भी आश्चर्य होगा कि जेल तो जिंदा कैदी के लिए होता है, जो या तो विचाराधीन कैदी होते हैं या सजा याफ्ता होते हैं। जेल में लाशों को भेजने का मतलब क्या हो सकता है और यह कौन सा प्रयोग है? देखिए, यदि आप बहादुर पुलिस पदाधिकारियों के किस्सों को समझेंगे और डिटेक्शन ऑफ क्राइम के फार्मूले को जानेंगे तो यह बात जानकारी में आएगी कि जेल हर किसी अपराध को जो नहीं सुलझ रहा है उसको सुलझाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जेल के भीतर इतने अपराधी, तरह तरह के अपराधी बंद होते हैं कि उन्हें बाहर होने वाले अपराध की खबर सबसे पहले मिलती है। अपराध के बाद भी यह खबर मिल जाती है कि यह क्राइम किया किसने। अब तो यह जो वहां के एसपी हैं, थानेदार हैं या अन्य पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस हर महत्वपूर्ण अपराध, बड़े अपराध को सुलझाने में सबसे सटीक होता है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी पर भी बहुत भरोसा किया जा रहा है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जिससे अपराधी बच नहीं सकते हैं यदि पुलिस वाले चाह लें। तो देखिए, कहानी यह है कि 7 लाशें, 7 डेड बॉडीज अभ्यानंद ने जेल के भीतर भिजवा दी। और यह कहानी तब की है जब अभ्यानंद औरंगाबाद के एसपी थे। देखिए, 1977 बैच के आईपीएस, और जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस काल की चर्चा कर रहे हैं, तब बिहार में अपराध बहुत था। अभ्यानंद ने अपनी किताब में लिखा है कि देखिए, एक सुबह की बात है, मैं अपने बंगले पर था, एसपी की कोठी पर था औरंगाबाद में। खबर मिलती है कि ग्रामीण इलाके के गांव में एक बगीचे में 7 लाशें पड़ी हुई हैं और वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जाहिर तौर पर अभ्यानंद एसपी हैं, 7 हत्या तो हो चुकी है, अब बगीचे में पड़ी लाश किसकी है, यह चिंता की बात है। तो चिंतित वे भी हुए कि ये कौन सा कांड हो गया, सामूहिक हत्याकांड, और फिर वहां मॉब भी इकट्ठा हो रहा है। एसएचओ से बात की गई होगी, यह पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग हैं कौन, जो मारे गए लोग हैं। तो अभ्यानंद बताते हैं कि देखिए, सूचना जैसे ही मिली, हुए तैयार होकर वहां चले गए
जहां बगीचे में इन सातों की लाश पड़ी हुई। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जमा है, लोग आते ही चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि मारे गए ये 7 लोग कौन हैं, उनकी पहचान नहीं हो रही है। आखिर हैं कौन, कहां के लोग हैं? स्थानीय तो नहीं है, लोकल नहीं है। यदि मारे गए लोग लोकल होते तो वहां ग्रामीण जो इकट्ठा हैं वे पहचान लेते। और सभी की हत्याएं गोली मारकर की गई है। तो सवाल यह पैदा हुआ कि गोली मारने वाला कौन है और ये मारे जाने वाले लोग कौन है। तो अभ्यानंद ने यह सोचा कि इस डेड बॉडी को, ये जो 7 के 7 है, दिन भर यहीं छोड़ देते। भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ शांत है, वह मारे गए लोगों को पहचानना चाहती है। पहचानना मेरा भी काम है, इसलिए भीड़ को छोड़ देते हैं कि वह देखे, शायद कोई सुराग मिल जाए कि ये कौन है। सुराग बस इतना मिला तत्काल कि जहां बगीचे में लाश थी वहां से थोड़ी दूर पर हाईवे पर एक रोड डकैती हुई थी, सड़क डकैती हुई थी। और इसके आगे सूचना बस इतनी कि ये सभी डकैत हैं। मतलब मारे गए लोग सामान्य और भले मानुष नहीं हैं, वे अपराधी हैं, डकैत हैं। तो यह सुकून की बात थी कि अपराधी ही मारे गए हैं। अपराधी का खात्मा हो जाए तो इससे बेहतर क्या। लेकिन पहचान तो करना है। तो और आगे जानकारी ये मिली कि इनकी हत्या भी जो हुई है वह आपस में ही हुई है। तो क्यों आपस में हो गई? तो इन लोगों ने सड़क डकैती में जो लूट का माल प्राप्त किया था उसके बंटवारे के लिए रात को ये सारे अपराधी इसी बगीचे में जुटे थे। और जब माल का बंटवारा शुरू हुआ, लूटे हुए माल का बंटवारा शुरू हुआ, तो आपस में विवाद हो गया। और आपस में विवाद की परिणति यह रही कि गोलियां चलने लगी। और गोलियां चलने का परिणाम यह निकला कि 7 वहां मारे गए, आपस के ही गैंग मार गए। माल के बंटवारे को लेकर बाकी भागने वाले भाग गए। तो देखिए, अपराधी मारे गए, फिर भी चुनौती यह है कि इन्हें पहचानना तो है, यह गैंग कौन सा है। तो दिन भर लाश वहीं पड़ी रही, कोई पहचान नहीं हुई। अभ्यानंद को लगा यह ठीक बात नहीं है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया घुसा। और यह आइडिया ये आया कि पुलिस लाइन से एक बड़ी सी ट्रक मंगवाते हैं और फिर इन 7 लाशों को उस ट्रक पर लोड कराते हैं। तो पुलिस लाइन से बड़ी ट्रक मंगवाई गई और सभी की सभी लाशें उन पर रखवा दी गई। इस बीच अभ्यानंद ने डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट से बातचीत की और उनसे कहा कि देखिए, मैं 7 लाशों को आपके जेल पहुंचवा रहा हूं, आप फाटक खुलवा दीजिएगा और सभी लाशों को ट्रक समेत जेल के भीतर जाने दीजिएगा। तो जेल सुपरिटेंडेंट के तो होश ही उड़ गए कि ये एसपी साहब कह रहे हैं कि लाशों को भीतर जाने दीजिए। लाशों का हम क्या करेंगे? जेल में लाशों की क्या जरूरत है? यह तो बिल्कुल अजब गजब वाली बात हो रही है। खैर, एसपी और वो भी अभ्यानंद। तो जेल सुपरिटेंडेंट को अभ्यानंद की बात माननी पड़ी। अब ट्रक पर सवार होकर ये 7 लाशें जेल के भीतर पहुंच गई। अभ्यानंद ने जेल सुपरिटेंडेंट को यह भी कहकर रखा था कि बैरक में जितने भी, बैरक हो, बाढ़ हो, जितने भी अपराधी, चाहे जिस किस्म के अपराधी हैं, वो बंद हैं जेल के भीतर, उन्हें बाहर निकालकर लाइन में खड़ा कराइए और इन लाशों से मुलाकात कराइए। तो एसपी साहब के आदेश का तामिला हुआ। जेल के बैरक और बाढ़ से बंद अपराधी, सजा याफ्ता, विचाराधीन सभी बाहर निकाले गए और वे ट्रक पर रखी हुई लाशों को निहारने लगे। लेकिन अभ्यानंद को निराशा हुई।
अभ्यानंद को निराशा यह हुई कि बड़ी संख्या में बंद जिन कैदियों ने आकर इन लाशों को निहारा था, उन्होंने भी इसे नहीं पहचाना। तो अभ्यानंद को लगा कि यह प्रयोग तो फेल हो गया, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। फिर उन्होंने यह समझा कि वहां पुलिस की मौजूदगी थी, जेल सुपरिटेंडेंट थे, इसलिए कोई भी विचाराधीन या सजायाफ्ता बंदी इन लाशों को शायद पहचानने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ घंटे बाद वे स्वयं जेल के भीतर पहुंच गए, और जब जेल के भीतर पहुंचे तो उन्होंने अपने खास मुखबिर जासूस से मुलाकात की, जो जेल के भीतर बंद था। अभ्यानंद यह जानकर अचंभित हो गए कि जासूस ने, सूत्र ने, मुखबिर ने उन 7 लाशों की पहचान बता दी, जिसे कुछ घंटे पहले तक किसी ने नहीं पहचाना था। तो बड़ा सवाल, कैसे? तो देखिए, जेल के भीतर जो अपराधी बंद थे, उन्हें पता होता है कि बाहर कौन क्या कर रहा है, किस किस्म का है, कौन अपराधी कहां जिंदा है, कौन अपराधी कहां एक्टिव है, कौन से इलाके में किसका वर्चस्व चल रहा है, कौन से इलाके में किसका वर्चस्व तोड़ रहा है। तो लाशों को जेल के भीतर भेजकर पहचान कराना, और उधर पहचान के पहले जो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, इन सभी 7 लाशों का क्रीमेशन, अंत्येष्टि करा दिया गया था। तो ये एक प्रयोग था, और इस बात को समझिए जो हमने शुरुआत में कही कि ये किस तरीके से जेल के भीतर बाहर घटित होने वाले अपराध की खबर, अपराधी की खबर सबसे पहले पहुंचती है। देखिए, अभ्यानंद एक दूसरी कहानी जेल के संदर्भ में ही बताते हैं, अनबाउंडेड में ही। वे कहते हैं कि देखिए, एक और हादसा हुआ, एक वारदात हुई। सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच रोड सड़क लूट की घटना घटी थी, और मेजर रोड होल्डअप था। तो अपराध की घटना तो प्रतिवेदित हो गई। अब सवाल यह था कि इस घटना को क्रैक कैसे करें, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और औरंगाबाद और रोहतास में एक दूसरे जिले के अपराधी जाकर वारदात करते थे। जेल के भीतर जिन लाशों की शिनाख्त कराई गई थी, वे अपराधी भी रोहतास जिले के ही निकले थे। और शायद यही कारण था कि जब लाशें दिन भर बगीचे में पड़ी थी गांव की, तो स्थानीय लोगों ने पहचान नहीं की थी, क्योंकि वे करीब के नहीं थे। खैर, तो दूसरी वारदात में सड़क लूट की घटना घटी, बड़ी वारदात थी, केस क्रैक नहीं हो रहा था। तो अभ्यानंद ने फिर से जेल का रास्ता चुना। अभ्यानंद ने जेल के भीतर अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया था। तो उन्होंने जेल में अपने मुखबिर से बात की, मुलाकात की। तो जेल में बंद मुखबिर ने अभ्यानंद को सुराग दे दिया। अभ्यानंद ने पूछा कि यह सारी जानकारी, तब के जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, और इस तरीके से सुविधाएं नहीं थी कि दूसरे माध्यम से भी आप सूचनाओं का आदान प्रदान जेल के भीतर कर लें। तो अभ्यानंद ने अपने मुखबिर से पूछा कि तुम्हें यह सब पता कैसे चल जाता है? तो उस मुखबिर ने बताया, जेल के भीतर बंद अपराधी ने, कि देखिए सर, ऐसा होता है कि सुबह के 8 बजे मुलाकाती आते हैं जेल गेट पर, और ये मुलाकाती जो होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, किसी खास का नहीं होता है। बहुत सारे गिरोह जिनके सदस्य जेल के भीतर बंद हैं, उनसे जुड़े लोग जेल गेट पर मुलाकात करने को आते हैं। और जब यह मुलाकात होती है तो चर्चा होती है क्षेत्र की, जहां उनका वर्चस्व है। चर्चा होती है कि बाहर कौन सा अपराधी फपक रहा है, बाहर कौन सा अपराधी कूद रहा है, और हमारा दुश्मन कौन है, उसका क्या हिसाब किताब करना है। तो जेल गेट पर यदि सुबह के 8 बजे मुलाकाती खत्म होने तक
सूचना तंत्र को पुलिस ठीक रखे तो जिले में प्रतिवेदित होने वाले अपराध की हर खबर उन्हें प्राप्त हो सकती है। तो उस बंदी ने बताया कि इसी बातचीत में हमने सुना था कि वो वाली रोड लूट की, सड़क लूट की घटना को अंजाम किसने दिया था। तो अभ्यानंद को एक महत्वपूर्ण लीड मिली इस मुलाकाती के माध्यम से, और जो मुलाकाती ने बताया था उसके आधार पर उन्होंने एसएचओ को कहा, मतलब थानेदार को, और जो अपराधी इस वारदात में शामिल थे वे सभी के सभी गिरफ्तार किए गए और जितने सामान की लूट हुई थी उनमें अधिकांश की जब्ती हुई। तो अभ्यानंद मानते हैं कि देखिए ये मेरा प्रयोग सुपरहिट था और मैंने अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को, जो हमारे भीतर काम कर रहे थे, पुलिस प्राधिकारी, उन्हें कहा कि जेल के भीतर सोर्सेज डेवलप करो। लेकिन मुझे दुख हुआ कि जिस तरीके का नतीजा मैं प्राप्त कर रहा था वैसा नतीजा अधीनस्थ पुलिस प्राधिकारी नहीं प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि मैंने फार्मूला तो दे दिया था लेकिन फार्मूले का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। फार्मूले का गलत इस्तेमाल इस रूप में शुरू हो गया कि ये जो अधीनस्थ पुलिस प्राधिकारी थे उन्होंने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो जेल के भीतर बंद हैं, जो सुपारी किलिंग करते हैं, सुपारी लेकर हत्याएं करते हैं, अन्य प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं, उनसे अपना संबंध बना लिया। इसका परिणाम यह निकला कि परिणाम अपेक्षित नहीं मिलने लगे उन्हें। तो अभ्यानंद कहते हैं कि देखिए, जब आप मुखबिर पालिए तो इसका अर्थ यह नहीं कि मुखबिर दूसरे की सूचना दे दे और अपना फायदा उठा ले। तो इस तरीके से क्राइम कंट्रोल के तौर तरीकों को अभ्यानंद ने बताया है। देखिए, अभ्यानंद यह भी कहते हैं कि देखिए, कुछ पुलिस प्राधिकारी तो ऐसे रहे जिन्हें वे आज भी सैल्यूट करते हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अरुण चौधरी साहब की चर्चा करते हैं अभ्यानंद अपनी किताब में, तब उनके जोनल आईजी थे। अभ्यानंद कहते हैं कि देखिए, अरुण चौधरी इंस्पेक्शन को है, आईजी को अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर को इंस्पेक्ट करें। तो वे इंस्पेक्शन को आए और उनके इंस्पेक्शन का तरीका दूसरा ही था। मैंने देखा था अभ्यानंद के मुताबिक कि जो और भी अधिकारी प्राधिकारी आते थे वे अपने पूर्ववर्तियों के द्वारा, मतलब पहले के पुलिस प्राधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आगे का इंस्पेक्शन करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि अरुण चौधरी ने हमें जो क्राइम मैप है जिले का उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा, अब बताओ तुमने क्या किया और तुमने क्या नहीं किया। हमने उन्हें जिले की पूरी स्थिति बताई। तो अरुण चौधरी वहां जाकर रुक गए उन दो केसेस के बारे में। तब नक्सल भी एक बड़ी समस्या थी। तो दो केसेस ऐसे थे जो अब तक डिटेक्ट नहीं हुए थे, मतलब अभ्यानंद भी नहीं कर पाए थे। तो अरुण चौधरी ने कहा कि अब इस केस पर पूरी चर्चा करो, तुम्हारे एफर्ट में कमी नहीं है, क्राइम कंट्रोल के तुम्हारे तौर तरीके ठीक है, लेकिन ये दो केस क्यों नहीं डिटेक्ट हो रहे हैं, इस पर हम लोग आपस में राय विचार करें। फिर उन्होंने तरीका बताया, अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी। तो इस तरीके से सीनियर्स के इंस्पेक्शन होते थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण, देखिए पुराने लोग कैसे होते थे और सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल के बारे में कितना तक सोचते थे, इस बात की जानकारी भी अभ्यानंद ने अपनी किताब अनबाउंडेड में दी है। उन्होंने बीके सिन्हा की चर्चा की। भारत सरकार में सचिव स्तर से रिटायर हुए। तो उस वक्त बीके सिन्हा औरंगाबाद के डीएम थे जब ये औरंगाबाद के एसपी थे। तो बीके सिन्हा ने एक दिन कहा अभ्यानंद को, अपने एसपी को, जिले के एसपी को, कि ऐसा है, क्या आपकी जीप मुझे औरंगाबाद जिले की सीमा से बाहर शेरघाटी गया जिला, वहां तक छोड़ देगी?
तो हमने पूछा कि ऐसा क्या है कि आपकी गाड़ी आपको वहां तक नहीं छोड़ सकती है और मेरी गाड़ी वहां तक आपको छोड़ दे या मैं खुद छोड़ दूं। तो बीके सिन्हा ने कहा बताऊंगा। तो अभ्यानंद तैयार हो गए। डीएम साहब की बात कौन तैयार ना हो, और इतनी छोटी सी गुजारिश, इतना छोटा सा निवेदन। तो अभ्यानंद कहते हैं कि मैं डीएम साहब को अपनी जीप में लेकर शेर घाटी मतलब औरंगाबाद जिले की सीमा से बाहर जाने लगा। तो हमने पूछा सर क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने छुट्टी ली है और ये जो छुट्टी है वो व्यक्तिगत छुट्टी है, व्यक्तिगत कामों के लिए छुट्टी है, मुझे रांची जाना है। तो ऐसे में जब हमने छुट्टी व्यक्तिगत ली है तो मैं अपनी सरकारी कार या सरकारी सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए हमने सोचा कि आपको बताएं, आप मुझे शेरघाटी तक छोड़ दें, फिर आगे मैं एक ट्रक पर सवार हो जाऊंगा। देखिए जिले का डीएम कह रहा है कि मैं ट्रक पर सवार हो जाऊंगा, बीके सिन्हा नाम है। तो मैं ट्रक पर सवार हो जाऊंगा, उस ट्रक से मैं चरही तक जाऊंगा, चरही से फिर मैं टेम्पो लूंगा और रांची पहुंच जाऊंगा। अभ्यानंद ने कहा कि सैल्यूट करने के अलावा उनके विचार के प्रति, उनकी मंशा के प्रति और उनकी कर्तव्य निष्ठा के प्रति और क्या चाह रहा था। तो हमने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और ले गया अपने जिला की सीमा तक। जब गया जिले की सीमा आई, उन्होंने यह भी कहा कि देखो ये काम मैं अपने मतलब औरंगाबाद जिले में भी कर सकता था, लेकिन औरंगाबाद जिले में करता तो अच्छा नहीं लगता। मैं जिले का डीएम हूं, लोग क्या समझते, क्या सोचने लगते। खैर अभ्यानंद उन्हें लेकर गए और जब शेरघाटी में नेशनल हाईवे पर उन्हें अब ट्रक में सवार करने का मौका आया तो अभ्यानंद और उनके बॉडीगार्ड ने चरही की ओर जा रही एक ट्रक को रुकने का इशारा किया। अब तो आप समझते ही हैं कि ट्रक वालों को जब पुलिस रोकती है तो उनके होश हो जाते हैं। ट्रक वाले को लगा कि ऐसा क्या हुआ। खैर ट्रक रोकी गई, ड्राइवर और खलासी नीचे आया। अभ्यानंद एसपी ने उन्हें बताया कि ये डीएम साहब हैं, इन्हें आपको चरही तक ले जाना है और ठीक से ले जाइएगा। ड्राइवर तो परेशान, डीएम साहब मेरी ट्रक पर चरही तक जाएंगे, कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, आगे मेरे साथ कुछ होना है। लेकिन अभ्यानंद ने आश्वस्त किया और इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने खलासी के बैठने की जगह पर कुछ साफ सफाई कर डीएम साहब के बैठने की व्यवस्था की। और ट्रक के बारे में आपको मालूम है कि बैठने के लिए क्लाइंब करना होता है, ऊपर जाना होता है। तो ड्राइवर ने और अभ्यानंद एसपी ने बीके सिन्हा डीएम साहब को ट्रक पर चढ़ने में, खलासी की सीट पर जाकर बैठने में मदद की और इसके बाद वे वहां से चरही तक। तो डीएम साहब ने निजी छुट्टी ली थी, सरकारी सुविधा का इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए अपने जिले से बाहर निकलकर ट्रक पर सवार हुए और खलासी की जगह बैठकर चरही गए आगे टेम्पो से रांची। तो ऐसे भी अफसर होते थे तब के, आज क्या हाल है आप जानते ही हैं। तो ऐसे ही कहानियों के लिए आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी मुझे मेल कर सकते हैं, जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।